यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि दो देशों की सामाजिक सोच और एक परिवार के अंधविश्वास की कहानी है। यह सुरजीत कौर आथवाल का मामला है, एक ऐसी ऑनर किलिंग जिसने 90 के दशक से लेकर 2000 के अंतिम वर्षों तक ब्रिटेन और भारत दोनों को झकझोर कर रख दिया। 1987 सुरजीत कौर सिर्फ 16 साल की एक हंसमुख, निडर और जिंदा दिल लड़की थी। उनके माता पिता, जो यूके में बस चुके थे, ने उनके लिए जीवन साथी ढूंढा। उन्होंने 26 साल के सुखदेव सिंह अथवाल को चुना। सुरजीत इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन पारिवारिक दबाव में आकर उसे हां कहना पड़ा। उसे क्या पता था कि जिस शादी को वह एक नए जीवन की शुरुआत समझ रही थी, वह दरअसल उसके लिए एक घुटन भरा कैदखाना बन जाएगी। शादी के बाद सुरजीत को उसके ससुराल का असली चेहरा दिखा। घर में हर फैसला उसकी सास बच्चन कौर का होता था। बच्चन कौर का हर आदेश अंतिम था और उनकी मर्जी के बिना घर में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता था। यह परिवार वेस्ट लंदन के हेज इलाके में रहता था और 1988 तक इसमें 5 लोग थे। बच्चन कौर, उनके 2 बेटे सुखदेव और हरदेव, बेटी बाजन और अब सुरजीत। सुरजीत की जिंदगी, जहां वह किताबों में खोई रहती थी, अब घर के भारी भरकम कामों में उलझ गई थी। उसकी जिंदगी नौकरानियों से भी बदतर हो गई थी। अगर कभी वह गलती कर बैठती तो उसकी सास का गुस्सा उस पर टूट पड़ता, और जब वह इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाती तो उसका पति सुखदेव उसे बेरहमी से पीटता। कई बार वह अपने कमरे में खुद को बंद करके चुपचाप रोती रहती, बिना किसी उम्मीद के। सुरजीत ने कई बार अपने माता पिता से मदद मांगी। उसने उन्हें अपने जख्म भी दिखाए, लेकिन बदले में उसे सिर्फ एक ही जवाब मिला, सब्र करो, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। पर उसे नहीं पता था कि यह वक्त उसकी जिंदगी से सब कुछ छीन लेगा। 1989 में परिवार में एक और शादी हुई। सुरजीत के देवर हरदेव की शादी एक सीधी सादी लड़की सरजीत से हुई। कुछ ही हफ्तों में सरजीत को भी उस घर की सच्चाई समझ आ गई। बाहर से मजबूत दिखने वाली दीवारों के पीछे हर रिश्ते में सिर्फ सड्डी धन थी। बच्चन कौर ने अपनी दोनों बहुओं को एक जैसी कठोर दिनचर्या में जकड़ दिया था। उन दोनों को सुबह से लेकर देर रात तक गुलामों की तरह काम करना पड़ता था। सरजीत ने एक इंटरव्यू में बताया कि 1991 में जब वह और सुरजीत दोनों गर्भवती थे, तब भी उनके साथ गुलामों जैसा बर्ताव किया जाता था। बच्चे पैदा होने के बाद भी बच्चन कौर का रवैया नहीं बदला। उन्हें बच्चों को दादी कहना सिखाया गया, ताकि बाहर किसी को यह न लगे कि वे उस घर की बहुएं हैं। बाहर से अथवाल परिवार एक आदर्श धार्मिक परिवार लगता था, लेकिन इस नकली मुस्कान के पीछे एक दर्दनाक सच्चाई छिपी थी। सालों तक मानसिक और शारीरिक अत्याचार सहते हुए भी सुरजीत ने हार नहीं मानी। जब उसकी सांस घुटन से भर गई तो उसने खुद के लिए जीने का फैसला किया। उसने नौकरी ढूंढनी शुरू की और आखिरकार उसे लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर कस्टम एजेंट की नौकरी मिल गई। यहां उसने पहली बार आजादी महसूस की। अपने नए दोस्तों के साथ बिताए पल उसकी जिंदगी की एकमात्र खुशी बन गए। उसने अपने लिए कुछ वेस्टर्न कपड़े और मेकअप खरीदा, लेकिन उसके इस बदलाव ने ससुराल वालों को जैसे आगा बबूला कर दिया। सुखदेव को लगा कि अब सुरजीत उसके काबू में नहीं रही। वह बार बार झगड़े करता और उस पर शक जताता। जनवरी 1994 में सुरजीत ने रोज रोज की कड़वाहट और हिंसा से तंग आकर 23 साल की उम्र में अपनी 3 साल की बेटी पवन को गोद में उठाकर उस घर को हमेशा के लिए छोड़ दिया। सुखदेव ने उसे ढूंढ लिया और वही सब किया जो वह हमेशा करता था, मारपीट और जान से मारने की धमकी। सुरजीत ने एक शर्त रखी कि वह वापस तो आएगी, लेकिन उस घर में नहीं रहेगी। हैरत की बात थी कि सुखदेव मान गया। उसने बच्चन कौर से बात की और उन्होंने घर के बगल में ही एक नया घर खरीद लिया। लेकिन यह शांति भी एक दिखावा थी। हीथ्रो एयरपोर्ट की नौकरी और नए माहौल में सुरजीत आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी होती जा रही थी। 1997 में जब उसने एक बेटे को जन्म दिया तो सुखदेव ने साफ कह दिया कि यह बच्चा उसका नहीं है। धीरे धीरे पूरा अथवाल परिवार उस पर शक करने लगा। इस घुटन से बचने के लिए सुरजीत ने अपने दिल की शांति बाहर ढूंढनी शुरू कर दी।
एयरपोर्ट पर उसकी दोस्ती एक ऐसे शख्स से हुई जो उसकी बातें सुनता था और उसके साथ इज्जत से पेश आता था। जल्द ही सुरजीत को उस शख्स से प्यार हो गया। सुखदेव को जब इस अफेयर के बारे में पता चला तो उसने इसे अपने और अपने परिवार के सम्मान पर एक दाग समझा। नवंबर 1998 की एक शाम सुरजीत ने सुखदेव से तलाक मांगा, लेकिन सुखदेव और बच्चन कौर ने उसकी बात को हमेशा की तरह खारिज कर दिया। दिसंबर 1998 में एक ऐसी घटना घटी जिसने इस कहानी को ही बदल दिया। जब सुरजीत घर पर नहीं थी तो घर के लिविंग रूम में एक गुप्त बैठक बुलाई गई। उस बैठक में बच्चन कौर ने साफ कहा, यह लड़की हद से बाहर जा रही है, यह हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला रही है, इससे छुटकारा पाना ही होगा। उन्होंने कहा कि उन्होंने भारत में एक आदमी से बात कर ली है जो उसे खत्म कर देगा। सुखदेव, जो कभी सुरजीत से प्यार करने की कोशिश करता था, अब उसकी हत्या के लिए तैयार बैठा था। इस बैठक में सरजीत भी मौजूद थी। उसने सब कुछ सुन लिया था और अंदर से डर गई थी। अगली सुबह बच्चन कौर ने सुरजीत और सरजीत को बुलाया और मुस्कुराते हुए कहा कि वह उन दोनों के साथ भारत जा रही है, जहां 2 शादियां हैं। उन्होंने सुरजीत से कहा, जब हम वापस लंदन लौटेंगे तब तुम सुखदेव से तलाक ले लेना। सुरजीत को लगा कि शायद अब चीजें बदल रही हैं। उसे उम्मीद की एक किरण दिखी। उसे अंदाजा नहीं था कि यह सफर उसकी जिंदगी का आखिरी सफर बन जाएगा। भारत जाने की तैयारी शुरू हो गई। लंदन से उड़ान की तारीख 3 दिसंबर तय हुई और वापसी की टिकट 18 दिसंबर के लिए बुक की गई। जैसे जैसे उड़ान की तारीख पास आई, सरजीत की बेचैनी बढ़ती गई। उसने हिम्मत जुटाकर अपने पति हरदेव से कहा कि वह मां को रोके, लेकिन हरदेव ने भी अपनी मां के डर से उसे चुप रहने को कहा। सुरजीत की फ्लाइट से कुछ घंटे पहले सरजीत ने चुपके से घर से बाहर निकलकर एक पब्लिक टेलीफोन बूथ से क्राइम स्टॉपर्स को फोन किया। उसने वह सब कुछ बताया जो उसने उस खौफनाक बैठक में सुना था। उसने फ्लाइट नंबर भी बताया ताकि पुलिस उसकी यात्रा को ट्रैक कर सके। इसी दिन सरजीत ने लोकल पुलिस स्टेशन में एक गुमनाम चिट्ठी भी भेजी, जिसमें उसने पूरी साजिश का विवरण लिखा। उसने अपना नाम इसलिए नहीं लिखा क्योंकि उसे डर था कि अगर उसके ससुराल वालों को पता चला तो अगला निशाना वह होगी। 3 दिसंबर 1998 की सुबह सुरजीत अपने 7 साल की बेटी और 9 महीने के बेटे को गले लगाकर विदा हुई। उसकी आंखों में उम्मीद थी। उसके साथ वही औरत जा रही थी जिसने उसकी हत्या की साजिश रची थी, उसकी सास बच्चन कौर। 18 दिसंबर को जब बच्चन कौर अकेली एयरपोर्ट पर लौटी तो सरजीत का दिल बैठ गया। उसने डरते डरते पूछा, मां, सुरजीत कहां है? बच्चन कौर ने बड़े सहज अंदाज में जवाब दिया, उसे पंजाब बहुत पसंद आ गया है, वह वहीं रुक गई है। लेकिन सरजीत जानती थी कि कुछ तो गलत है। 21 दिसंबर 1998 को सुरजीत के भाई जगदीश सिंह ने लंदन की मेट्रोपॉलिटन पुलिस में मिसिंग पर्सन रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज तो किया, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। उन्हें लगा कि यह एक पारिवारिक मामला है। इस लापरवाही का फायदा उठाकर सुखदेव ने फरवरी 1999 में अपनी पत्नी के 1 लाख पाउंड की जीवन बीमा राशि प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन वह नाकाम रहा। इसके बाद उसने सुरजीत के खिलाफ तलाक की अर्जी डाल दी, यह झूठ बोलकर कि वह भारत में किसी और के साथ भाग गई है। मई 2000 में मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने इस केस में 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें बच्चन कौर, सुखदेव, हरदेव और सरजीत शामिल थे। लेकिन एक दिन की पूछताछ के बाद चारों को बिना किसी औपचारिक आरोप के छोड़ दिया गया। जांचकर्ताओं को सरजीत पर शक था। उन्हें लगा कि शायद वह खुद को बचाने के लिए आधी अधूरी बातें बता रही है। यह आरोप सरजीत के दिल को तोड़ गया। सरजीत इस डर और अपराध बोध में सालों तक जीती रही। 2004 में उसे एक पैनिक अटैक आया और उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। अस्पताल में ही उसने सबसे बड़ा फैसला लिया, अब वह चुप नहीं रहेगी। उसने अपने पिता से मिलकर सारी सच्चाई बता दी और उसके पिता ने उसे पुलिस के पास जाने की हिम्मत दी। आखिरकार सरजीत ने डर को हराकर पुलिस स्टेशन में सब कुछ बयान कर दिया। उसके इस बयान ने इस केस में एक नया मोड़ ला दिया। 2005 में
मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने केस को औपचारिक रूप से दोबारा खोला। एक पुलिस टीम भारत में जांच के लिए गई। 10 दिन तक वह पंजाब में रही, गवाहों से मिली और उन जगहों की जांच की जहां साजिश को अंजाम दिया गया था। 3 नवंबर 2005 को बच्चन कौर, सुखदेव और हरदेव को फिर से गिरफ्तार किया गया। अगस्त 2006 तक पुलिस के पास ठोस सबूत थे। जब इस साजिश की परत खुली तो हर कोई दंग रह गया। 3 दिसंबर 1998 को जब सुरजीत भारत पहुंची तो उसे लेने उसकी सास का भाई दरबार सिंह आया था। कुछ दिन बाद जब सुरजीत ने बाजार जाने की इच्छा जताई तो बच्चन कौर ने दरबार सिंह को उसके साथ भेज दिया। रास्ते में सुरजीत को दरबार सिंह ने नशीला पानी पिलाया और बेहोश होने के बाद उसी जीप में उसका गला घोंट दिया गया। उसके बाद उसके गहने उतारकर उसकी लाश को रावी नदी में फेंक दिया गया ताकि कोई सबूत न बचे। सुरजीत का शव आज तक नहीं मिला है। 25 अप्रैल 2007 को लंदन की सेंट्रल क्रिमिनल कोर्ट में एक ऐतिहासिक अदालती लड़ाई शुरू हुई। यह लड़ाई 3 महीने तक चली। सुरजीत ने 3 दिन तक अदालत में खड़े होकर वह हर सच कहा जो उसने देखा और सुना था। उसकी गवाही इस मामले की रीढ़ बन गई। अंततः अदालत ने बच्चन कौर और सुखदेव सिंह दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उस समय बच्चन कौर की उम्र 70 साल थी और वह ब्रिटिश इतिहास में ऑनर किलिंग के मामले में उम्र कैद पाने वाली सबसे बुजुर्ग महिलाओं में शामिल हो गईं। बच्चन कौर ने अपील की और उसकी बढ़ती उम्र और खराब सेहत को देखते हुए उसकी सजा को 15 साल कर दिया गया और 2022 में उसे जेल से रिहा कर दिया गया। सुरजीत ने अपने पति हरदेव से तलाक लिया और अपने 4 बच्चों के साथ एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए एक अज्ञात जगह चली गई। उसने सुरजीत को इंसाफ दिलाने के लिए एक किताब लिखी, शैम्ड: द ऑनर किलिंग दैट शॉक्ड ब्रिटेन। इस केस की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जिन 2 लोगों ने हत्या को अंजाम दिया था, दरबार सिंह और उसका साथी, उन्हें आज तक भारत में गिरफ्तार नहीं किया जा सका। सुरजीत की कहानी खत्म नहीं हुई है क्योंकि वह अब एक नाम नहीं बल्कि एक आवाज बन चुकी है। एक ऐसी आवाज जो दुनिया को याद दिलाती है कि चुप रहना सबसे बड़ा अपराध हो सकता है।